फिर नात्सुओ बोलता है, हो गया, शुक्र है मैं वक्त पर खत्म कर पाया। सच में जब उन्होंने अचानक डेडलाइन दी तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। ओ हाँ, रूही को बताना चाहिए। हाँ सही है, वहां भी शाम के 6 बज रहे होंगे, है ना? वो अभी भी काम कर रही होगी। चलो मैं उसे बाद में फोन करूंगा। खैर अभी के लिए बस उसे लाइन पर एक मैसेज भेज देता हूं। चैप्टर का नाम फेस्टिवल के बाद। नात्सु चलते चलते मन में बोलता है, रूही को न्यूयॉर्क गए हुए अब 1 महीना बीत गया है और इस बीच सब कुछ बहुत ज्यादा बिजी रहा है। मैंने तनाबे-सान के केस में गवाही दी और फॉरेस्टर क्लब ने मीजी यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल में अपना प्ले दिखाया। रूही भी वहां अपने काम में लड़ी हुई है और इंग्लिश में बातचीत करने की कोशिश कर रही है। इस बीच मैं अपनी नई किताब की कहानी खत्म करने की जिद्दोजहद में लगा हुआ था और अब आखिरकार मैं इस लिखने की मुश्किल घड़ी से आजाद हो गया हूँ। सुताया बोलता है, इतनी जल्दी में सब मंगवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हें थोड़ा और वक्त देना चाहता था, पर प्लान्स अचानक बदल गए। इतनी तेजी से इसे पूरा करने के लिए शुक्रिया। नात्सुओ बोलता है, कोई बात नहीं, इस वजह से मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ लिखने पर लगा पाया। पर डेडलाइन अचानक इतनी पहले क्यों कर दी गई? सुताया बोलता है, एडिटर इन चीफ का हुक्म है। वो चाहते हैं कि ये किताब इस साल के खत्म होने से पहले ही मार्केट में आ जाए। नात्सुओ बोलता है, एडिटर इन चीफ? सुताया बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस नई कहानी ने उनके दिल को छू लिया है। शायद वो पहली बार में ही इसकी बहुत सारी कॉपीज प्रिंट करने के लिए भी तैयार हो जाए। फिर कॉलेज का नजारा है जहां स्टूडेंट्स क्लासेस ले रहे हैं। दोस्त बोलता है, क्या बात है, इतना अजीब तरीके से क्यों मुस्कुरा रहे हो? नात्सुओ बोलता है, हाँ क्या मैं मुस्कुरा रहा था? दोस्त बोलता है, बिल्कुल, क्या कोई बढ़िया सपना देखा था क्या? फिर नात्सुओ काम कर रहा है कैफे में और कोई आता है तो नात्सुओ बोलता है, स्वागत है। फिर हीना अचानक पीछे से आकर नात्सुओ को कसकर गले लगा लेती है। हीना बोलती है, मैन्यूस्क्रिप्ट पूरा करने की बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा मैसेज देखकर मुझे इतना सुकून मिला। डेडलाइन तो कल की थी ना, क्या बात है। नात्सुओ बोलता है, हे हीनानी, शुक्रिया, पर मैं अभी काम पर हूं तो थोड़ा ध्यान से। हीना बोलती है, ओ सही कहा, माफी चाहती हूँ। नात्सुओ बोलती है, हीनानी, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे कपड़े धोने से लेकर मेरे लिए ग्रोसरीज लाने तक, आपके बिना मैं ये डेडलाइन कभी पूरी नहीं कर पाता। हीना बोलती है, इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज ही मैन्यूस्क्रिप्ट एडिटर को दे दिया है। उन्होंने कहा कि एडिटर इन चीफ को इससे बहुत उम्मीदें हैं और शायद वो पहली बार में ही बहुत सारी किताबें प्रिंट करें। सच में ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। नात्सुओ बोलती है, आराम से हीनानी, याद रखो मैं काम पर हूँ। हीना बोलती है, हाँ माफ करना, पर मैं अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रही। फिर नात्सु बोलता है, वेलकम सेरिजावा कुसानागी-सान। हीना बोलती है, क्या ये तुम्हारे क्लब से है? नात्सुओ बोलता है, हाँ, इन्होंने स्कूल फेस्टिवल के प्ले में काम किया था। फिर हीना बोलती है, आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। मैं हीना हूँ, नात्सुओ कुन की बड़ी बहन। मेरे छोटे भाई का इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नात्सुओ बोलता है, आप तो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह बात कर रही हैं। सेरिजावा बोलती है, फूजी कुन की बड़ी बहन है ना? आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं सेरिजावा हूं। यूका बोलती है, मैं कुसानागी हूं। सेरिजावा बोलती है, जब हम अंदर आए तो आप दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आप दोनों क्या कर रहे थे? हिना बोलती है, हाँ, उप्स, ये तो काफी एम्बैरेसिंग बात हो गई। उसने मुझे मैसेज किया था कि उसका नॉवेल खत्म हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि काम के बाद यहाँ आकर उसे बधाई दे दूं। शायद मैं थोड़ी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, माफ करना। मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर दिया ना। फिर सेरिजावा थोड़ी गंभीर और हैरान दिख रही है। फिर रात का वक्त है और सब लोग एक रेस्टोरेंट में जश्न मना रहे हैं। क्या सबने ड्रिंक ले ली? हाँ, सब सेट है। नारा बोलता है, ठीक है, फिर स्कूल फेस्टिवल के प्ले की कामयाबी के लिए चीयर्स। नारा बोलता है, मैं बहुत खुश हूं कि इस साल भी इतने सारे लोग हमारा प्ले देखने आए। कितने लोग आए होंगे वैसे? शायद क्लब की तारीख में ये तीसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अरे बाप रे। नात्सुओ बोलता है, माफ करना, मैं इस बार तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। हना बोलती है, इसकी फिक्र मत करो, तुम तो अपनी किताब लिखने में पूरी तरह डूबे हुए थे। चीका बोलती है,
ये बात वो लड़की बोल रही है जिसने खुद स्क्रिप्ट लिखी और साथ ही साथ एक मुकाबले के लिए शॉर्ट स्टोरी भी तैयार की। नात्सुओ बोलता है, सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। यूजी बोलता है, ओ देखो, मैंने फेस्टिवल का एक फोटो एल्बम बनाया है। ये तब की फोटो है जब हम शो का प्रमोशन कर रहे थे। नात्सुओ बोलता है, सुजुरा सान, तुम्हें चाइनीज ड्रेस में देखकर मेरी हमेशा हंसी निकल जाती है। सुजुरा बोलता है, छोड़ो भी, मैं कौन सा अपनी मर्जी से ये पहनना चाहता था। इबुकी बोलता है, मुझे तो हैरानी है कि ये ड्रेस कहीं से फटी नहीं। अरे सेरिजावा इस फोटो में नहीं है, क्या उसका नाम भी नहीं निकला था? कुसानागी बोलती है, मियाबी तो स्कूल के पीछे छुपी हुई थी। क्या कहा? जिन बोलता है, मतलब तुमने शो के लिए बिल्कुल प्रमोशन नहीं किया। इबुकी बोलता है, तो तुमने कपड़े बदले ही क्यों थे? मियाबी बोलती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सेरिजावा बोलती है, मैंने सोचा था कि कम से कम मुझे कुछ बढ़िया पहनने को मिलेगा। चिका बोलती है, ठीक है सब लोग, अब हम अगला फैसला करेंगे कि हमारी कॉस्प्ले टीम में कौन कौन होगा। पहला नंबर है त्सुजुरा। फिर त्सुजुरा बोलता है, क्या इतनी जल्दी मेरा नंबर आ गया? चिका बोलती है, दूसरा नंबर है सेरिजावा। मियाबी बोलती है, जी हाँ। चिका बोलती है, आप दोनों कॉस्ट्यूम नंबर 2 उठाओ और कपड़े बदल कर आ जाओ प्लीज। युका बोलती है, अच्छा हुआ हम दोनों साथ चुने गए हैं ना। मियाबू बोलती है, अकेले अजीब कॉस्ट्यूम में घूमना काफी शर्मसारी वाला होता, पता नहीं मेरा कॉस्ट्यूम कैसा होगा। मियाबी मन में बोलती है, शायद कोई ड्रेस होगी या फिर कोई यूनिफॉर्म। शायद ये वो कॉस्ट्यूम हो जो किसी पुराने प्ले में इस्तेमाल किया गया था। अगर ये प्यारा हुआ तो मैं चाहती हूं कि फूजी-कुन मुझे इसे पहने हुए देखे। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यूका एक प्रिंस के कपड़े पहनकर बाहर आता है। लड़की बोलती है, ओह शहजादे वाला कॉस्ट्यूम, ये बहुत प्यारा है, तुम पर बहुत जच रहा है। यूका बोलती है, शुक्रिया। वैसे क्या तुमने मियाबी को देखा है? लड़की बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को खो चुके हो? यूका बोलती है, जब तक मैं तैयार होकर बाहर आया वो जा चुकी थी। इबुकी बोलता है, मैंने उसे उस तरफ भागते हुए देखा था। यूका बोलती है, मियाबी। फिर देखते हैं मियाबी ने एक बड़ा सा और अजीब कैट का सूट पहना हुआ है और वो कोने में दुबक कर बैठी है। फिर यूका हंसी रोकते हुए फिर बोलती है, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। मियाबी बोलती है, तुम मुझ पर हंस रही हो। यूका बोलती है, क्या तुम बाकी सबसे नहीं मिलने वाली? मियाबी बोलती है, कभी नहीं। ऐसे कपड़े पहनकर दिखने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। अगर हर कोई मुझ पर ऐसे ही हंसा जैसे तुम हंस रही हो तो मैं शर्म के मारे मर जाऊंगी। मैं इस हाल में टिकट्स तो बिल्कुल नहीं बेचने वाली, बिल्कुल नहीं। गाइस, मुझे तो मियाबी क्यूट लग रही है और थोड़ी बच्ची जैसी। यूजी बोलता है, फिर भी सिरिजावा ने स्टेज पर कमाल कर दिया था। इबुकी बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, उसने तो पूरा शो ही लूट लिया। इबुकी बोलता है, अरे भाई, कॉस्ट्यूम पहनने का मजा ही तब है जब लोग थोड़ा हंस लें। नारा बोलता है, अब बस भी करो, वो शायद बस नहीं चाहती थी कि कोई खास इंसान उसे उस हाल में देखे। चिका बोलती है, तुमने उस दुखी औरत का किरदार इतनी बढ़िया तरह निभाया जो हीरो के प्यार में तड़प रही थी कि वो बिल्कुल असली लगा। हना बोलती है, हाँ तुम इतनी सच्ची लग रही थी कि स्क्रिप्ट लिखने के बावजूद मैं सोच रही थी हीरो कुछ तो करो। जिन बोलता है, सर्वे में भी सबसे ज्यादा कमेंट सिरिजावा के रोल के लिए ही आए हैं। इबुकी बोलता है, मान गए लड़की। नारा बोलता है, सच तो ये है कि मेरे पास एक गर्मा गर्म खबर है जो आज ही आई है, मुझे लगा इसे बताने का ये सही वक्त है। सब लोग, हाँ क्या बात है? एक प्रोफेशनल एक्टिंग ग्रुप से कोई सिरिजावा को स्काउट करने आया था। लड़का बोलता है, क्या सच में? मान गए, ऐसा मौका तो शायद ही कभी किसी को मिलता है। मियाबी बोलती है, एक एक्टिंग ग्रुप? नात्सु बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सेरिजावा, मुझे इससे जरा भी हैरानी नहीं हुई। तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल असली लग रही थी। सच कहूं तो तुमने मुझे भी रुला दिया था। फिर सेरिजावा ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। मियाबी धीरे से बोलती है, वैसे अगर फूजी-कुन तुम साथ नहीं होते तो मैं ये किरदार इतनी बढ़िया तरह कभी नहीं निभा पाती। चीका बोलती है, कुछ कहा तुमने? चलो अब सेरिजावा की कामयाबी की खुशी में एक बार फिर से चीयर्स करते हैं। फिर जिन बोलता है, हे फूजी, तुम और तुम्हारी बंदी अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, है ना?
चलो ना आज थोड़ा मौज मस्ती करने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट चलते हैं। नात्सुओ बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर सेरिजावा नात्सुओ को रोकती है। सेरिजावा बोलती है क्या तुम अभी घर जा रहे हो? नात्सुओ बोलता है हाँ वही इरादा था। क्यों? फिर सेरिजावा बोलती है मैं सोच रही थी क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? फिर रात का नजारा है और दोनों सड़क पर साथ चल रहे हैं। नात्सुओ बोलता है रात को अब थोड़ी ठंड होने लगी है ना? सेरिजावा हाँ बोलती है। नात्सुओ बोलता है पता है इस बार मैंने ऑडियंस में बैठकर देखा पर सच में प्ले बहुत ही लाजवाब था। मुझे अब भी बुरा लग रहा है कि मैं डेडलाइन की वजह से ज्यादा मदद नहीं कर पाया। तैयारियों के दूसरे हिस्से में तो मैंने मुश्किल से ही कुछ किया था। काश मेरी गर्लफ्रेंड भी इसे देख पाती। तो बताओ तुमने किस बारे में बात करनी थी? मियाबी बोलती है कुछ ऐसी बात है जो मुझे काफी वक्त से परेशान कर रही है, वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। नात्सुओ बोलता है क्या ये उस बारे में है जो मेरे घर पर हुआ था? मैंने कहा ना सब ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड अब उस बात से नाराज नहीं है तो तुम ज्यादा मत सोचो। सेरिजावा बोलती है मेरा वो मतलब नहीं है। मियाबी बोलती है वो लेडी जो आज कॉलेज के कैफे में आई थी वो तुम्हारी बड़ी बहन ही थी ना? नात्सुओ बोलता है हाँ क्यों? फिर मियाबी बोलती है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी बहन ही है? गाइस आखिरकार मियाबी ने बोल दिया। चैप्टर का नाम है दूर का रिश्ता। नात्सुओ बोलता है तुम्हें ये बात किसने बताई? मियाबी बोलती है उसने बताई। नात्सुओ बोलता है क्या? सेरिजावा बोलती है जब हम तुम्हारे कमरे में बात कर रहे थे तब उसने कहा था कि जिस लेडी पर हमला हुआ था वो उसकी बहन थी, लेकिन न्यूज में उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन को बचाते हुए चाकू मारा गया था। इसका मतलब है कि तुम तीनों एक ही परिवार से हो, है ना? नात्सुओ अपना सर पकड़कर बोलता है रूई ने सब सच उगल दिया। मियाबी बोलती है पता नहीं मुझे ये सब समझने में इतना वक्त क्यों लगा, ये तो बिल्कुल साफ था। शायद मैं बस इसे सच नहीं मानना चाहती थी। नात्सुओ बोलता है अगर तुम मुझसे पूछ रही हो कि ये तुम्हें किसने बताया तो इसका मतलब ये सच है। रूई और हीनानी मेरे पापा की दूसरी शादी से मेरी स्टेप सिस्टर्स हैं। मियाबी बोलती है तुम्हारी स्टेप सिस्टर्स? नात्सुओ बोलता है तो हमारा खून का रिश्ता नहीं है, अगर हम चाहें तो शादी भी कर सकते हैं। मियाबी बोलती है हाँ तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता है? क्या तुम इस सब से ठीक हो? नात्सुओ बोलता है चाहे हम कानून नहीं तोड़ रहे पर मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता पूरी तरह ठीक या आम नहीं है, मगर हम एक परिवार हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रूई से प्यार हो गया, बस इतनी सी बात है। अगर लोग हमारे पीठ पीछे बातें करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो, हमें इसके साथ ही जीना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे झूठ बोलना चाहता हूं, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ बातें ना बताना ही बेहतर होता है? मैं नहीं चाहता कि हम किसी के लिए तमाशा बने, इसलिए क्या तुम इसे स्कूल में हमारा एक छोटा सा राज रख सकती हो प्लीज? सेरिजावा मन में बोलती है हमारा छोटा सा राज? फिर सेरिजावा बोलती है हाँ जरूर, ये ठीक है, मैं वैसे भी किसी को बताने का नहीं सोच रही थी। नात्सुओ बोलता है शुक्रिया सेरिजावा, मैं तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा। नात्सुओ बोलता है हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे रिश्ते के बारे में जानते हैं, पर हमने अभी तक सबके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटाई है, तुम समझ रही हो ना? सेरिजावा मन में बोलती है शायद ये बड़ी बहन वाला मामला भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। फिर सेरिजावा बोलती है क्या मैं तुमसे एक और बात पूछ सकती हूँ? कहीं तुम अपनी बड़ी बहन के साथ भी रिश्ते में तो नहीं हो, है क्या? फिर नात्सुओ ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है और पसीने छूटने लगते हैं। सेरिजावा बोलती है तुम शांत क्यों हो गए? नात्सुओ चिल्लाकर बोलता है अरे नहीं। नात्सुओ बोलता है मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी भी दोनों के साथ एक वक्त पर नहीं था। मेरा ब्रेकअप हो गया था, उसके काफी वक्त बाद मैंने और रूई ने डेट करना शुरू किया। सेरिजावा बोलती है तो क्या वो बस एक सहारा थी? मैं उसे उस तरह तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। कमाल है, ना सिर्फ तुम एक ही परिवार से हो बल्कि तुमने दोनों बहनों पर दौरे डाले। मियाबी बोलती है ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर मियाबी तेजी से वहां से भाग जाती है। नात्सुओ बोलता है गलत? नात्सुओ सदमे में वहां खड़ा रह जाता है और पिघलने लगता है। नात्सुओ बोलता है
इमोरल कहती है वो, दोनों बहनों पर डोरे डाले कहती है वो। देखा, यही होता है जब तुम सारी छोटी बातें छुपाकर सिर्फ बड़ी बातों पर ध्यान देते हो। बहुत कुछ हुआ था यार। राह चलती लड़की बोलती है, क्या आप ठीक हैं? आप तो बिल्कुल पिघल रहे हैं। नात्सुओ बोलता है, ओह मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ओह हाँ, मुझे कल रूई से स्काइप पर बात करनी चाहिए। फिर रात का वक्त है और बड़े बड़े शहर की चमकती इमारतें दिख रही हैं। एक बढ़िया रेस्टोरेंट का नज़ारा जहाँ लोग खाना खा रहे हैं। किचन में शेफ और बाकी लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। रूई अपने शेफ के कपड़ों में काम सीख रही है और कोशिश कर रही है। फिर रूई थकी हुई घर लौटती है और बोलती है, मैं आ गई। रूममेट बोलती है, हे रूई, तुम आज काफ़ी देर से घर लौटी हो। रूई बोलती है, कल की तैयारियों में बहुत वक्त लग गया। रूममेट बोलती है, आज तो वीकडे के हिसाब से काफ़ी भीड़ रही होगी, है ना? रूई बोलती है, हाँ, सुना है किसी मशहूर यूट्यूबर ने हमारे रेस्टोरेंट की तारीफ कर दी थी। रूममेट बोलती है, अच्छा समझ गई। ओ हाँ डनिएला, तुमने कल मुझे जो स्पेनिश सिखाई थी, मेरे साथ मजाक करने के लिए शुक्रिया। डनिएला बोलती है, ओह पकड़ी गई। रूई बोलती है, मैंने तुमसे पूछा था कि मदद के लिए शुक्रिया कैसे कहते हैं, पर तुमने मुझे सिखाया। रूई फ्लैशबैक में बोलती है, शुक्रिया, मेरा बिस्तर हमेशा खुला है। डनिएला हंसकर बोलती है, काश मैं मिघेल का चेहरा देख पाती जब तुमने उससे ये कहा। माफ कर दे यार, मैं मिघेल से भी माफी मांग लूंगी। रूई बोलती है, हद है। डनिएला बोलती है, तो अब क्या आज की इंग्लिश क्लास कल के लिए छोड़ दें? रूई बोलती है, मुझे लगता है सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ लेना चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा? डनिएला बोलती है, बिल्कुल, देखकर अच्छा लगा कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो। अगला दिन किचन में सब लोग काम में जुटे हुए हैं। रूई बोलती है फिर, ओह आज मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो रही है। रूई घर पहुंचकर दरवाजा खोलती है। रूई बोलती है, मैं आ गई। फिर अनजान आदमी बोलता है, हे देयर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रूई बोलती है, ये कौन है? डेनिएला बोलती है, हे इस बेचारी लड़की को परेशान मत करो। रूई बोलती है, डेनिएला ये कौन है? डेनिएला बोलती है, माफ करना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डेनिएला बोलती है, आज मेरी छुट्टी थी इसलिए मैंने इसे यहाँ बुला लिया। जैसा कि तुम देख सकती हो, माहौल थोड़ा रोमांटिक हो रहा था। क्या हमें थोड़ी देर के लिए ये अपार्टमेंट अकेले में मिल सकता है? सॉरी रूई। रूई मन में बोलती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपना थोड़ा वक्त कैसे बिताऊं? फिर कजिता आता है और बोलता है, ताचिबाना। रूई बोलती है, कजिता। फिर कजिता बोलता है, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? रूई बोलती है, मेरी रूममेट अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही है। कजिता बोलता, क्या कर रही है? रूई बोलती है, पागल, कुछ नहीं, भूल जाओ। खैर, मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं वक्त बिताना है। रूई बोलती है, तुम क्या करने वाले हो? कजिता बोलता है, मैं दुकान गया था ये देखने की क्या वहाँ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मैं नए एक्सपेरिमेंट कर सकूं। रूई बोलती है, देखो तो ज़रा जनाब फूड साइंटिस्ट को। कजिता बोलता है, ज़्यादातर जगह बंद हो गई हैं, तुम वक्त कैसे बिताओगी? रूई बोलती है, मैं भी बस वही सोच रही थी। काजिता बोलता है, क्या तुम कोई मूवी देखना चाहोगी? फिर दोनों एक सिनेमा हॉल के सामने खड़े हैं जहां ग्रेटेस्ट शेफ नाम की फिल्म लगी है। फिर फिल्म का एक सीन दिखाया गया है जहां एक शेफ गुस्से में है। फिर फिल्म का शेफ, धात तेरी की, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। रूई मन में बोलती है, ये सब कितना बचपना है। फिर उधर से बाहर निकलते हैं और काजिता बोलता है, बस ठीक ठाक ही थी। वो लोग आखिरी सीन में जो कॉर्ड इस्तेमाल कर रहे थे वो बिल्कुल भी ताज़ी नहीं लग रही थी। रूई बोलती है, तुम्हारी बस यही शिकायत है। कजिता बोलता है, शायद। वैसे जापान में तो मैं। रूई बोलती है, मुझे हैरानी है कि मैं पूरी फिल्म समझ पाई। ये न्यूयॉर्क में देखी मेरी पहली फिल्म थी। कजिता बोलता है, इससे पता चलता है कि अब तुम्हें इंग्लिश सुनने की आदत हो गई है। फिर रूई का फ़ोन बजता है और डैनिएला का कॉल आता है। डैनिएला बोलती है, हेलो, माफ़ करना रूई, अब सब ठीक है, तुम वापस आ सकती हो। चलो साथ मिलकर ड्रिंक्स पीते हैं। रूई बोलती है, ड्रिंक्स? मैं अभी माइनर हूँ, तुम्हें पता है ना? डैनिएला बोलती है, ओह हाँ, कोई बात नहीं, जिंजर एल भी है, चलो जल्दी आओ। डैनिएला बोलती है, बाहर बहुत ठंड होगी, तुम अभी क्या कर रही हो? रूई बोलती है, बस अभी एक मूवी देखकर निकली हूँ। डैनिएला बोलती है, मूवी? क्या तुम अकेली थी? रूई बोलती है, नहीं, रास्ते में कजिता मिल गया था तो। डैनिएला बोलती है, टोकिया? क्या टोकिया तुम्हारे साथ है? उसे भी साथ लेकर आओ। कजिता बोलता है, कौन है? रूई बोलती है, डैनिएला है, शायद वो चाहती है कि हम सब साथ मिलकर ड्रिंक करें। फिर सब मिलकर चीयर्स करते हैं। रूई, काजिता, डैनिएला और विल साथ बैठकर ड्रिंक्स पी रहे हैं। विल बोलता है,
अपार्टमेंट पर इस तरह कब्जा करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। रूही बोलती है कोई बात नहीं। विल बोलता है इसकी भरपाई के लिए मैं किसी दिन तुम्हारे लिए एक बढ़िया पाई लेकर आऊँगा। मुझे एक आइडिया आया है, जब तुम दोनों को ये जगह अकेले में चाहिए हो तो तुम डैनियला को बाहर निकाल देना। फिर रूही ये सुनकर बुरी तरह पीने वाली चीज़ फैला देती है। डैनियला बोलती है अरे नहीं। विल बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। डैनियला बोलती है रूही का एक लवर जापान में पहले से ही है। विल बोलता है ओह सच में, माय बैड। ऊप्स, शायद उसी की बात हो रही है। डैनियला बोलती है उसने क्या भेजा? आई लव यू। रूही बोलती है वो पूछ रहा है कि क्या हम स्काइप कर सकते हैं? डैनियला बोलती है उसे लाइन पर लाओ। नात्सुओ बोलता है हेलो रूही, सब कैसा चल रहा है? फिर डैनियला तुरंत बीच में आकर बोलता है हे नात्सुओ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं डैनियला हूँ, रूही की रूममेट। रूही बोलती है तुम बहुत परेशान करती हो डैनियला। फिर डैनियला बोलती है अरे यार मुझे भी उससे बात करने दो। रूही बोलती है माफ़ करना डैनियला ने थोड़ी ज़्यादा पी ली है। डैनियला बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में सब सुना है। हे टोकिया, तुम भी आओ और हेलो कहो। कजिता बोलता है नहीं रहने दो मैं। डैनियला बोलती है जल्दी यहाँ आओ। फिर कजिता बोलता है हेलो, मेरा नाम कजिता है, मैं टाचीबाना के साथ काम करता हूँ। नात्सुओ बोलता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, रूही का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। वो तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है? रूही बोलती है डैनियला ने उसे यहाँ बुलाया है, वो चाहती थी कि हम सब साथ मिलकर पिएं। नात्सुओ बोलता है अच्छा। फिर नात्सु अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है लड़की। पड़ोसी बोलती है चुप रहो। अगला दिन, एक बड़ी बिल्डिंग का नजारा। चीफ बोलता है मैंने फुजीकुन की नई कहानी पढ़ी, काफी अच्छा लिखा है, मानना मुश्किल है कि वो अभी भी नया है। सुताया बोलता है सच में? शुक्रिया चीफ। सुताया बोलता है मुझे खुशी है कि मैंने उसे टोगिन सेंसे से मिलवाया। चीफ बोलता है इसमें सेंसे की गाइडेंस का बड़ा हाथ है ना। इस कहानी को किताब में वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। मैंने कवर और बेली बैंड का ड्राफ्ट भी तैयार करवा लिया है, जरा देखो। सुताया बोलता है हाँ इतनी जल्दी? क्या आप थोड़ी जल्दीबाजी नहीं कर रहे चीफ? मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता। चीफ बोलता है मैं कह रहा हूँ ये किताब बहुत बड़ी हिट होने वाली है। बैनर पर लिखा है इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली किताब, जो एक स्टॉकर चाकूबाजी हादसे से बचने वाले ने लिखी है। बड़ा टाइटल आदमी और उनके पाप। अब चैप्टर है 201 और नाम है अगर इतना ज्यादा ना हो तो। फिर सुताया बोलता है चीफ माफ कीजिए पर आप इस वक्त काफी चालाक और शैडी लग रहे हैं। चीफ बोलता है अरे छोड़ो भी, मेरा चेहरा ही ऐसा है। सुताया बोलता है हाँ पर ये आपकी आम चालाकी से भी कई गुना ज्यादा है। चीफ बोलता है तुम किसे चालाक कह रहे हो? सुताया बोलता है खैर जो भी हो, सिर्फ इस पत्ती को देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि फुजीकुन इसके बिल्कुल खिलाफ होगा, मुझे पूरा यकीन है। चीफ बोलता है इसमें कोई शक नहीं, मैंने पहले ही ऐसा सोचा था। लेकिन देखो सुत्साया, मैं इसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह नहीं बेच रहा हूं। मैं भी ये मानता हूं कि फुजीकुन के पास हुनर है, लेकिन वो हुनर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक लोग उसकी किताब उठाएंगे नहीं। जरा सोचो, आजकल अगर कोई नया ऑथर सिर्फ किताब निकाल देता है तो वो किस्मत वाला होगा अगर उसकी 1000 किताबें भी बिक जाए। लेकिन अगर थोड़ी मिर्च मसाला लगा दो तो लोग मक्खियों की तरह टूट पड़ते हैं। इस दुनिया में जहां पब्लिशर्स रोज नए ऑथर्स ला रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसके काम को सबसे अलग दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए? क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम ये पक्का करें कि ऑथर का काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? फिर कैफे एंड बार अलामत का नजारा। फिर नात्सुओ गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए बोलता है मुझे गलत मत समझना, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि रूही मेरे पीठ पीछे कभी कुछ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये देखना बहुत अजीब लगता है, पता है? चिढ़ मचती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान डर मेरे दिल को जकड़ रहा है। ऊपर से वो दोनों मजे से इंग्लिश में बातें कर रहे थे। मास्टर बोलता है तो वो लोग अमेरिका में हैं तो इंग्लिश ही बोलेंगे ना। और उसका वो साथ काम करने वाला बंदा, वो देखने में काफी हीरो टाइप और स्मार्ट लग रहा था। फूमिया बोलता है पता है मैं तुम्हारे स्कूल के फेस्टिवल में गया था, मैंने वहां काफी मजा किया। स्टॉल्स चलाने वाली सारी लड़कियां काफी प्यारी और खुशमजाज थीं। उनकी वजह से फेस्टिवल का माहौल काफी गर्म और स्वागत भरा लग रहा था। मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होता, वहां तो बस लड़के ही लड़के भरे हैं। फिर फूमिया अचानक गुस्से में नात्सुओ को पकड़ लेता है। तुम कॉलेज की शानदार जिंदगी जी रहे हो और अब तुम मेरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर रोना रो रहे हो। अबे उस साले, तेरी ये परेशानी मेरे नाक के इस बाल के बराबर भी नहीं है। शायद अगर मैं तेरा नाक का बाल ट्रांसप्लांट कर दूं तो तुम ये फट्टुओं जैसी बातें बंद करोगे। नात्सुओ बोलता है छोड़ो मुझे, इसका मतलब भी क्या है?
फिर तभी बार का दरवाजा खुलता है। फिर कोई बोलता है, फूमिया कुन, तुमने अपना हेयर स्टाइल फिर से बदल लिया। फिर देखते हैं हीना बार के अंदर आती है और सबको देखकर मुस्कुराती है। फिर हीना बोलती है, नात्सुओ कुन, अरे तुम यहाँ मिल गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नात्सुओ बोलता है, हाँ बस सोचा थोड़ी देर बैठकर बातें कर लूं। फूमिया बोलता है, बातें नहीं रोना धोना कहो। हीना बोलती है, रोना धोना। मास्टर बोलता है, फिक्र मत करो, ये तो बस अपने छोटे दिमाग वाली बातों पर गुस्सा निकाल रहा था, अगर तुम समझ सको तो। नात्सुओ बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। हीना बोलती है, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं जिनसे तुम दिल की बात कर सकते हो, तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फूमिया बोलता है, ओह ये तो कुछ भी नहीं है। फिर फूमिया एक अजीब मुस्कुराहट के साथ बोलता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम और भी गहराई से जुड़ सकते हैं। अगर मैं हीना सान से शादी कर लूं तो हम एक परिवार बन जाएंगे। चलो अब मुझे बड़े भैया कहकर बुलाओ। नात्सुओ बोलता है, मैं मरने को तैयार हूं पर ये नहीं करूंगा। फूमिया बोलता है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है भाई। नात्सुओ बोलता है, शुरू भी मत होना, वैसे एक और लड़की है जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। फूमिया बोलता है, सच में? नात्सुओ बोलता है, हाँ, जब मैंने उसे बताया कि तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उसने खुद कहा कि मैं तुम दोनों की मुलाकात करवाऊं। फूमिया बोलता है, अच्छा तो तुम्हें भूख लगी है, आज का खाना मेरी तरफ से। नात्सुओ हैरान होकर बोलता है, क्या तुम थोड़ा कम दिखावा कर सकते हो? फिर हीना बोलती है, तो फिर फूमिया कुन की नए प्यार की शुरुआत की खुशी में मैं अपने लिए सबसे महंगी वाली ड्रिंक मंगवाऊंगी। मास्टर बोलता है, अभी लाया। फिर सीन चेंज होता है, हीना बोलती है, नाइट गाइज। फिर नात्सुओ और हीना जाने लगते हैं। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम ठीक हो हीना नी? मुझे लगता है तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली है। हीना बोलती है, ओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस इस बात की बहुत खुशी है कि फूमिया कुन को आखिरकार एक गर्लफ्रेंड मिल गई। नात्सुओ बोलता है, अभी से इतनी उम्मीद मत लगाओ। हीना बोलती है, आजकल बहुत सारी अच्छी खबरें मिल रही हैं, तुम्हारी कहानी पूरी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि रूई भी वहाँ परदेश में अच्छे से रह रही है। ओ हाँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी किताब कब तक बाहर आएगी? नात्सुओ बोलता है, हाँ, उन्होंने कहा है कि वो इसे अगले महीने तक निकालना चाहते हैं। अगले महीने? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जब ये आखिरकार बाहर आएगी तो हम जश्न मनाएंगे और एक बड़ा खाना रखेंगे। हम केक और बाकी सब चीजें भी लाएंगे। माफ करना कि मैंने लिखते वक्त तुम्हारा इतना दिमाग खाया। मुझे यकीन है कि उन सब बातों के बारे में बात करना आसान नहीं रहा होगा जो कुछ भी तनाबे-सान के साथ हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम कितने डरी हुई होगी। मैंने कोर्ट में तुम्हारी गवाही के बाद एक प्रोसिक्यूटर से भी बात की थी। उसने बताया कि बीच में पर्दा होने के बावजूद तुम पूरे वक्त कांप रहे थे, इसलिए भले ही तुमने मुझे सब बताने के लिए हाँ कह दिया था, पर मुझे अभी भी बुरा लगता है कि मैंने वो सब पुरानी बातें कुरे दी। हीना बोलती है, सच कहूं तो किसी से इस बारे में बात करके अच्छा लगा। ये एक तरह से काउंसलिंग जैसा था, समझो। इसके अलावा इससे मुझे अपने दिमाग की उलझन थोड़ी साफ करने का मौका मिला। फिर तो अगर इससे तुम्हारी राइटिंग में मदद मिली है तो ये सब मेहनत सफल रही। नात्सुओ बोलता है, शुक्रिया, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। हीना और नात्सुओ एक बड़े से आकामोरी श्राइन के दरवाजे के सामने खड़े हैं। हीना बोलती है, क्या ये वही जगह नहीं है जहां हम समर फेस्टिवल के लिए गए थे? नात्सुओ बोलता है, हाँ, वहां हर साल फेस्टिवल होता है। पता नहीं कोबायाशी सान ने इस साल भी टाइको ड्रम्स बजाए होंगे या नहीं। हीना बोलती है, हे, क्या हम थोड़ी देर के लिए अंदर रुक सकते हैं? हम तुम्हारी किताब के हिट होने के लिए दुआ मांग सकते हैं। हीना बोलती है, पता है ये रास्ता मेरी याद से तो काफ़ी छोटा निकला। शायद फेस्टिवल के वक्त ये इसीलिए लंबा लगता है क्योंकि तुम्हारा ध्यान सारे स्टॉल्स पर होता है और क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है कि तुम्हें बहुत छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं। फिर हीना को अपना पुराना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ हीना और नात्सुओ की पहली बार बात हुई थी। फिर हीना और नात्सुओ श्राइन के सामने खड़े होकर दुआ मांगते हैं। सिक्के गिरने की आवाज़ और तालियों की गूंज। हीना बोलती है, भगवान प्लीज़ नात्सुओ की किताब को बहुत बड़ी हिट बना देना और मेरा परिवार हमेशा सेहतमंद और खुश रहे। इसके अलावा फिर हीना अपने मन में बोलती है, अगर ये मांगना बहुत ज़्यादा ना हो तो मैं चाहती हूँ कि काश मैं और नात्सुओ फिर से। फिर हीना अचानक होश में आते हुए बोलती है, अरे बाप रे, मैं ये क्या सोच रही हूँ? मैंने अभी तो रूई से कहा था कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये सारा कसूर उस दारू का है। एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे तो बस। फिर नात्सु बोलता है, तुमने क्या दुआ मांगी? हीना बोलती है, क्या? वो एक तो तुम्हारी किताब की कामयाबी के लिए और बस घर परिवार की खुशहाली के लिए कि सब हमेशा सेहतमंद रहें, समझे? नात्सु बोलता है, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? फिर हीना शर्म से लाल होते हुए, हाँ। फिर हीना बोलती है,
और तुमने क्या मांगा? फिर नात्सु मुस्कुराते हुए बोलता है, वही जो तुमने मांगा। फिर हीना हैरानी से और शर्म से लाल होकर नत्सुओ की तरफ देखती रह जाती है। फिर नत्सुओ बोलता है, क्या मैंने कुछ अजीब कह दिया? हीना बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, सही कहा, किताब, परिवार वगैरह वगैरह, समझ गई। नात्सु बोलता है, क्या हुआ? तुम आज रात काफी अजीब हरकतें कर रही हो हीनानी। फिर हीना बोलती है, कुछ नहीं है, चलो अब चलते हैं, मैं बस थोड़ी सी नशे में हूँ, शायद मैंने 1-2 ड्रिंक ज्यादा पी ली, बस इतनी सी बात है। नात्सु बोलता है, पर तुमने तो पहले कहा था कि तुम ठीक हो। हाँ खैर। अचानक झाड़ियों में से जोर की आवाज आती है। हिना बहुत डर जाती है, नात्सु से चिपक जाती है। फिर हीना डर के मारे हाँफने लगती है और नात्सुओ को कस के पकड़ लेती है। फिर एक प्यारी सी बिल्ली झाड़ियों में से बाहर निकलती है। नात्सुओ बोलता है, ओह, ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। हीना बोलती है, बाप रे, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, कम से कम बाहर कूदने से पहले एक बार म्याओ तो बोल दी थी। नात्सुओ बोलता है, इसकी उम्मीद करना तो बेकार ही है ना। फिर हीना शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए बोलती है, माफ करना, मैंने अचानक तुम्हें ऐसे पकड़ लिया। फिर नात्सु हीना को पकड़ लेता है और चैप्टर समाप्त। चैप्टर 202 है और नाम है स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर। फिर देखते हैं दोनों के दिल की धड़कन तेज हो रही है। नात्सुओ और हीना एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। फिर नात्सुओ बोलता है, देखो, तुम अभी भी कांप रही हो। तुम ऊपर से देखने में ठीक लग रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अभी भी बहुत डरी हुई हो, है ना? नात्सुओ बोलता है, मैं जानता हूं कि तुम सबके सामने ऐसे दिखाती हो जैसे सब ठीक है, ताकि घर पर या काम पर कोई तुम्हारी फिक्र ना करे, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद डर महसूस करना बिल्कुल आम बात है। रोजाना की जिंदगी गुजारना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। जब भी तुम्हें बात करनी हो, मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूं। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मुझसे कहो। पता नहीं मैं कितनी मदद कर पाऊंगा, पर जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। फिर हिना बोलती है, क्या तुम्हारा वो जख्म अब भर गया है? नात्सु बोलता है, हाँ, अब ये मुश्किल से ही दिखता है। जब डॉक्टर ने मेरे टांके हटाए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जितना बेहतर हो सकता था उतना ठीक हो गया है। फिर हीना बोलती है, क्या मैं इसे छू सकती हूं? नात्सु बोलता है, अब जरूर। फिर हिना बोलती है, जब तुम बेहोश होकर गिरे थे, मुझे लगा था कि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। वो किसी ने पीछा किए जाने से भी ज्यादा डरावना था। जब मैंने सोचा कि शायद तुम मर जाओगे, कि शायद मैं तुम्हारी आवाज फिर कभी नहीं सुन पाऊंगी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब तुम कोमा में थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से मेरी रूह ही निकल गई हो, पर तुम होश में आ गए और तुम इतने ठीक हो गए कि अपनी किताब भी पूरी कर सके। सिर्फ इतनी सी बात मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसी है। फिर इस बात से बहुत हैरान हो जाता है। फिर हीना बोलती है, ओ माफ करना, तुम्हारा पेट तो ठंड से जम गया होगा, अपनी शर्ट जल्दी नीचे करो, हमें अब निकलना चाहिए। तुम आज रात घर पर ही रुक रहे हो ना? नात्सु बोलता है, हाँ। फिर घर पर आकर हिना नहा के बाहर आती है। हिना मन में बोलती है, हे भगवान, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं उसे सपोर्ट करूंगी, पर सच तो यह है कि मैं खुद उसके सहारे जी रही हूं। गाइस, मुझे नहीं पता नात्सु क्या सोच रहा है। कॉलेज कैंपस का दृश्य जहां बच्चे घूम रहे हैं। फिर नेने बोलती है, सेरी, माफ करना, मुझे देर हो गई। मियाबी बोलती है, सेरी। नेने बोलती है, पगली, ये तुम्हारा निकनेम है, क्यों पसंद नहीं आया? मियाबी बोलती है, मैं चाहूंगी कि तुम मेरा असली नाम ही लो। नेने बोलती है, तुम तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो, तो तुम किस बारे में बात करना चाहती थी? मिया बिंगो। फिर मियाबी मन में बोलती है, इसने तो ठान ली है कि ये मुझे कोई ना कोई निकनेम देकर ही रहेगी, है ना? फिर बोलती है, असल में कुछ दिनों से एक बात मुझे परेशान कर रही है। मियाबी बोलती है, वो बात एक दोस्त की है, तुम उसे नहीं जानती कुजुओका-सान, तो इस लड़के की एक गर्लफ्रेंड है ना? नेने बोलती है, हाँ, अच्छा, तो ये फुजी-कुन के बारे में है। मियाबी बोलती है, मुझे पता चला है कि उनके डेटिंग शुरू करने से पहले वो किसी ऐसे के साथ रिश्ते में था जो उसकी गर्लफ्रेंड के बहुत करीब है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने बस अगले सबसे अच्छे ऑप्शन को चुन लिया, समझ रही हो? मुझे नहीं लगा था कि वो इतना चंचल होगा। नेने बोलती है, करीब से तुम्हारा क्या मतलब है, जैसे उसकी सहेली? मियाबी बोलती है, कुछ वैसा ही।
नेने मन में बोलती है, नॉट बैड फूजी कुन। मियाबी बोलती है, मुझे नहीं पता, ये बस सही नहीं लग रहा। मेरा मतलब है इससे उनके रिश्ते में दिक्कत आ रही होगी। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक तरह से धोखा है? इससे उसके लिए मेरी इज्जत काफी कम हो गई है। नेने बोलती है, हाँ मेरा मतलब। तो क्या हुआ? अगर उनका ब्रेकअप पहले ही हो गया था तो किसे परवाह है? ऐसा तो नहीं कि उसने धोखा दिया। मियाबी बोलती है, शायद, पर क्या ये तुम्हें घिनौना नहीं लगता? मेरा मतलब है अगर तुम्हें नई गर्लफ्रेंड ढूंढनी ही है तो अपने घर से थोड़ा दूर तो देखो। मैं बस यकीन नहीं कर पा रही कि वो ऐसी दो औरतों के साथ सोया जो एक दूसरे को इतने अच्छे से जानती हैं। नेने बोलती है, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो दोनों साथ कैसे आए, है ना? मियाबी बोलती है, नहीं, पर फिर भी। सेरी बोलती है, तो तुम मुझसे क्या सुनना चाहती थी? कि तुम सही कह रही हो, वो एक सुअर है। माफ करना अगर मैंने तुम्हें निराश किया, पर तुम्हारे इतना भड़कने की वजह वो नहीं है जो उसने किया। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अपने कुछ मसले हैं। मियाबी बोलती है, हाँ तुम्हारा क्या मतलब? नेने बोलती है, अगर तुम्हें उसका काम पसंद नहीं आ रहा तो तुम बस ये कह सकती थी कि ठीक है, इस बारे में हमारी सोच अलग है। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रही और उसके लिए तुम्हारी पसंद तुरंत नफरत में बदल रही है तो पक्का तुम्हारा कोई पुराना कॉम्प्लेक्स जाग रहा है। मेरा अंदाजा है कि ये तुम्हारी रिश्तों में एक्सपीरियंस की कमी की वजह से है, क्योंकि तुमने अभी तक दुनिया नहीं देखी। इसीलिए तुम प्यार और सेक्स के बारे में दूसरों के नजरिए को बर्दाश्त नहीं कर पा रही जो तुमसे अलग है। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब हमेशा प्योर और सीधा होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए गलत है। नेने बोलती है, सच बताना, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, क्योंकि मैं एक के बाद एक लड़के बदलती रहती हूं? मियाबी बोलती है, वो बात ऐसी नहीं है। नेने बोलती है, ये साफ दिखता है, पर तुम्हारी एक बात मुझे पसंद भी है। खैर जो भी हो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले क्यों ना तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि ये गुस्सा असलियत में कहां से आ रहा है, वरना मुझे उस बेचारे लड़के के लिए बुरा लगेगा। किसी को जज करना सही नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, समझी? अगर तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए हो तो बताना, मैं तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगी। मियाबी बोलती है, नहीं रहने दो, शुक्रिया। फिर डेट देखते हैं, 11 नवंबर है। फिर सीन चेंज होता है। पापा बोलते हैं, अभी भी कुछ पीसेस बचे हैं। नात्सुओ बोलता है, मेरा पेट भर गया है, अब एक निवाला भी नहीं खा सकता। पापा बोलते हैं, मुझे लगता है बाहर रहने की वजह से तुम कम खाने लगे हो बेटा। नात्सुओ बोलता है, नहीं, आपने बस बहुत ज्यादा ही खाना मंगा लिया है। वैसे भी क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? मेरी किताब तो अगले हफ्ते तक नहीं आएगी। पापा बोलते हैं, ये तो सिर्फ पार्टी से पहले की सेलिब्रेशन है। ओह, मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा। मैं 10 किताबें खरीदूंगा और अपने काम पर सबको बांट दूंगा। नात्सुओ बोलता है, ऐसा मत कीजिए, मुझे शर्म आएगी। मम्मी बोलती है, लेकिन सुनो, क्या ये सोशल मीडिया पर प्रमोशन शुरू करने का सही वक्त नहीं है? हिना, तुम कुछ पोस्ट क्यों नहीं करती? हिना बोलती है, मेरा मतलब है मैं कर तो सकती हूँ, पर मैं ज्यादातर सिर्फ चीजें पढ़ती हूँ। मुझे शक है कि मेरे कुछ भी पोस्ट करने से ज्यादा मदद मिलेगी। मैं अभी से खुद को देख सकती हूँ कि जब किताब आएगी तो मैं उसका नाम ईगो सर्च कर रही होंगी। नात्सुओ बोलता है, प्लीज ऐसा मत करना। हिना बोलती है, तुमने भी तो अभी तक इसका एडवर्टाइज नहीं किया है ना नात्सुओ कुन, क्यों ना तुम अपने एडिटर से कहो कि। फिर हिना बोलती है, नात्सुओ कुन, मुझे लगता है तुम्हें ये देखना चाहिए। मम्मी बोलती है, क्या बात है? फिर नात्सुओ हैरानी से फोन की तरफ देखता है। स्क्रीन पर लिखा है WTFC थ्रेड, ब्रेकिंग, स्टॉकर के हाथों जख्मी होने वाले कॉलेज स्टूडेंट ने किताब पब्लिश की। नात्सुओ बोलता है, क्या? एक मिनट रुको, ये सब क्या बकवास है? चैप्टर है का नाम है अ मैसेज एंड एन ऑडियंस। नात्सुओ बोलता है, हेलो सुताया सान, मैं हूं फूजी। सुताया बोलता है, हेलो। नात्सुओ बोलता है, मैंने इंटरनेट पर चल रही बातें देखी, ये सब आखिर हो क्या रहा है? उन्हें इस बारे में कैसे पता चला? सुताया बोलता है, मुझे माफ कर दो, वो जानकारी हमने ही लीक की है। हमें इस तरह के एडवर्टाइजिंग से पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन एडिटर इन चीफ को पता था कि तुम इसके खिलाफ होगे, इसीलिए उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। नात्सुओ बोलता है, क्या? मुझ पर क्यों? सुताया बोलता है, मैं भी ये सुनकर उतना ही हैरान था जितने तुम हो। सीधी बात यह है कि ये सब ज्यादा से ज्यादा किताबें बेचने की एक चाल है।
शायद इसी वजह से उन्होंने तारीख भी जल्दी रखी ताकि वो इस चर्चा का फायदा उठा सकें इससे पहले कि ये ठंडा पड़ जाए। पर ये सच है कि इससे तुम्हारी किताब में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। चीफ तुम्हें एक बहुत बड़ा लेखक मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब प्लान किया। लोग तो अभी से दूसरे प्रिंट की बातें कर रहे हैं, मैं ये नहीं करना चाहता था। नात्सू फोन काट कर देता है और नीचे सर कर लेता है और फिर बोलता है, मैंने अपनी खून, पसीना और आंसू इस किताब में इसलिए नहीं बहाए थे ताकि मैं लोगों के लिए एक तमाशा बन सकूं। फिर सीन चेंज होता है। एडवर्टाइजमेंट अब मिल रही है। एक स्टॉकर के चाकू मारने वाले हादसे के शिकार की कहानियां। शेड्स ऑफ टुमारो। अनोनिमस 1 में तेरी तो उस शिकार ने सच में किताब निकाल दी। लॉल, क्या पता वो स्टॉकर वाला सारा किस्सा ही झूठ हो। अनोनिमस 2 में वाह, खुद को ही हीरो बना दिया। कितना बुरा होता अगर उसने अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर उस बंदे को फंसाया होता। मुझे तो उस स्टॉकर भाई के लिए बुरा लग रहा है। लॉल। फिर लोग दुकानों से नात्सुओ की किताब खरीद रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है। मारी आता है और फुमिया बोलता है, हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मारी बोलता है, मैं तो उसे मजा चखा कर ही रहूंगा। मारी गुस्से में पब्लिशिंग ऑफिस के अंदर दाखिल होता है। मारी बोलता है, सुनिए, क्या यहां कोई सुताया सान है? फिर सुताया बोलता है, ओह हाँ, वो मैं ही हूं। फिर मारी तेजी से आगे बढ़कर सुताया का कॉलर पकड़ लेती है। फिर मारी बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने नात्सुओ चान के एक्सीडेंट की सारी बातें लीक कर दी, वो भी उससे बिना पूछे? उसकी किताब कोई उस हादसे की यादगार नहीं थी। तुमने पूरी तरह उसकी निजी जिंदगी में दखल दिया है। वो तुम्हें इसके लिए अदालत तक ले जा सकता है, पता है ना? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ और किताबें बेचने के लिए तुम जो चाहे कर सकते हो? उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस किताब में। सुतोया बोलता है, मैं जानता हूं कि उसने कितनी मेहनत की है। मैं हर कदम पर उसके साथ रहा हूं। मैं उसे किसी भी और से बेहतर जानता हूं। अगर ये मेरे बस में हो तो मैं इसे ऐसे सस्ते पैसे कमाने के जरिए की तरह कभी नहीं बेचता। लेकिन ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स होते हैं, है ना? मरी बोलता है, तो फिर लगता है तुम भी इसमें एक शिकार ही हो। फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के क्या इरादे थे। नात्सुओ कुन को इससे बहुत चोट पहुंची है। बेहतर होगा कि तुम उससे मिलकर बात करो। सुताया बोलता है, हाँ बिल्कुल। मरी बोलता है, चलो मैंने अपनी बात कह दी, चलो चले फुमीकुन। ओह, एक और बात, क्या तुम सिंगल हो? सुताया बोलता है, शादीशुदा हूं और बच्चे भी हैं। फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ रुई से बातें करते हुए बोलता है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि लोग मेरी किताब खरीद रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। रुई बोलती है, मुझे हैरानी नहीं हो रही है। नात्सुओ बोलता है, लोग इंटरनेट पर हर तरह की गंदी बातें लिख रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, या फिर उन्होंने ये सोचकर किताब खरीदी कि ये कोई मसालेदार सच्ची कहानी होगी और फिर उन्हें निराश होना पड़ा। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रुई बोलती है, तुम ये सब बातें पढ़ते ही क्यों हो? क्या फायदा अगर इससे तुम्हें सिर्फ गुस्सा ही आ रहा है? नात्सुओ बोलता है, खैर है तो ये मेरी किताब के बारे में ही तो। रुई बोलती है, जो लोग ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं वो बस अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। इंटरनेट पर लोग क्या कह रहे हैं उसकी फिक्र मत करो, बस उन्हें नजरअंदाज करो, समझे? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तुम्हारी किताब सच्चे मन से पसंद आई है। फिर मम्मी बोलती हैं, नात्सुओ खाना तैयार है। हैमबर्ग स्टेक, फिश टार्टार, कोल्स्लॉ। पापा बोलते हैं, लगता है आज रात हमारा मेन्यू सब कुछ कूट डालो वाला है। हिना बोलती है, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने प्लान किया था। मैं बस इतनी ज्यादा चिढ़ गई थी कि मैंने कुकिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते मैंने हर चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नात्सुओ बोलता है, चिढ़ गई थी? हिना बोलती है, हाँ, मैंने इंटरनेट चेक किया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि लोग तुम्हारी किताब के बारे में क्या सोच रहे हैं, और वो सब लोग इतनी गंदी बातें लिख रहे थे जैसे कि ये सब एक ढोंग था या कुछ ऐसा। भगवान, मुझे इतना गुस्सा आया। मेरा मन कर रहा है कि एक नकली अकाउंट बनाऊं और उन्हें बताऊं कि वो कितने गलत है। नात्सुओ बोलता है, ये बुरा आइडिया है। फिर सीन सुताया पर आता है। सुताया बोलता है, एक नए लेखक के लिए ये सेल्स के आंकड़े हैरत अंगेज है। इस रफ्तार से ये सुजुको अजामिना के पहले काम से भी आगे निकल जाएगी। लेकिन मुझे इस पूरे किस्से का अफसोस हो रहा है। टोगेन बोलता है, देखो, उसे इस बारे में ना बताना पक्का एक गलत फैसला था। एक अच्छे काम के रिश्ते के लिए भरोसा बहुत जरूरी है। सुताया बोलता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कुछ भी करने से पहले उससे बात करके अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए था। मगर काश मेरा इन सब चीजों पर थोड़ा ज्यादा जोर चलता। नहीं, मैं सिर्फ अपनी कमजोरी को ही कसूरवार मान सकता हूँ। मेरी डरपोकी की वजह से
उसकी पहली ही रिलीज एक तबाही बन गई है। देखो जरा इन सारी बुरी रिव्यूज को, ज्यादातर लोग सिर्फ कचरा उछाल रहे हैं। टोगन बोलता है, मुझे नहीं पता। रिव्यूअर, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू गई। रिव्यू, मैंने ये किताब सिर्फ ये देखने के लिए उठाई थी कि इतना शोर क्यों मचा है। पता चला कि ये तो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसका उस न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। शुरू में मैं थोड़ा हैरान था, पर जैसे जैसे मैंने पढ़ा मैं इसमें खोता चला गया। खत्म करते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। रिव्यू में, बचपन में मेरे एक दोस्त का कत्ल हो गया था। इतने सालों तक मैं उस दुख और गुस्से के साथ जिया हूँ। मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की पर किसी ने नहीं समझा। इस किताब के कैरेक्टर्स के दर्द से मैं पूरी तरह जुड़ गया और मुझे लग रहा है कि इसने मुझे थोड़ा आगे बढ़ने में मदद की है। टोगन बोलता है मन में, अगर उसका मैसेज सही लोगों तक पहुंच गया है तो मैं इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी कहूंगा। फिर सीन देखते हैं, नात्सू बाहर है। लड़की बोलती है, क्या तुमने सुना? दूसरी लड़की बोलती है, यहाँ की एक स्टूडेंट ने ये किताब लिखी है। लड़की बोलती है, सच में? ओ, मैं इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा था। दूसरी लड़की बोलती है, तो क्या ये सच में उस स्टॉकर वाले हादसे के बारे में है या कुछ और? नात्सू कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोलता है, हे गाइज। हना बोलती है, फुजीकुन। जिन बोलता है, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी यार। हना बोलती है, सच में सारी कहानियां बहुत अच्छी थी। तुमने इतनी जल्दी खत्म भी कर ली। मैं तो पहले पेज से ही इसमें खो गई थी। माओ बोलती है, मुझे पता था कि तुम्हें टीम में शामिल करना एक अच्छा फैसला था नाकुन। चीका बोलती है, सारा क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो। नारा बोलता है, सीन सेट करने का तुम्हारा तरीका बहुत ही खूबसूरत था। एक लड़का बोलता है, मैं हर एक कैरेक्टर के दर्द को महसूस कर पा रहा था। इबुकी बोलता है, इसे पढ़ना बहुत आसान था। मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता, पर मुझे इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। साफ दिख रहा है कि तुमने इसमें कितनी गहरी सोच डाली है। नात्सुओ बोलता है, शुक्रिया दोस्तों। माओ बोलती है, हाँ, क्या तुम रो रहे हो नाकुन? फिर नात्सुओ बोलता है, नहीं तो। जिन बोलता है, ओए, कोई फोटो खींचो। नात्सुओ बोलता है, मैंने कहा ना, मैं नहीं रो रहा हूँ। फिर नात्सुओ कॉलेज से निकलकर घर की तरफ जा रहा है। फिर पीछे से सेरिजावा बोलती है, फुजीकुन। फिर नात्सुओ रुककर पीछे मुड़ता है और सेरिजावा को खड़े देखता है। नात्सुओ बोलता है, सेरिजावा। फिर नात्सुओ की पुरानी बात याद करते हुए सेरिजावा बोलती है, ये बहुत ही गंदा है। फिर नात्सुओ मन में सोचता है, उस हादसे के बाद से हमारी मुश्किल से ही कोई बात हुई है। फिर नात्सुओ बोलता है, क्या बात है? सेरिजावा बोलती है, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी। फिर नात्सुओ बोलता है, ओह सच में? शुक्रिया। सेरिजावा बोलती है, मैं काफी ज्यादा पढ़ती हूँ, पर मैं कोई बड़ी क्रिटिक नहीं हूँ। बस मुझे पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। पर तुम्हारी किताब, मुझे नहीं पता कैसे कहूँ। इसे खत्म करने के बाद मुझे अंदर से बहुत सुकून और गर्मी महसूस हुई। नात्सुओ बोलता है, शुक्रिया सेरिजावा। तुम्हें पता है, किसी बड़े क्रिटिक से बहुत अच्छी रिव्यू मिलना अपनी जगह सही है, पर तुम जैसा कोई जब ऐसी बात कहता है तो वो मेरे लिए कहीं ज्यादा मायने रखता है। पर ऐसी सच्ची राय ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिर सेरिजावा उसकी स्माइल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर सेरिजावा बोलती है, ये लो। सेरिजावा तेजी से एक टिकट नात्सुओ की तरफ बढ़ाती है। नात्सुओ बोलता है, एक टिकट? सेरिजावा बोलती है, ये उस ट्रूप का नाटक है जिसके साथ मैं फेस्टिवल के बाद से हर वीकेंड काम कर रही हूँ। मेरा उसमें एक छोटा सा रोल है, पर अगर तुम्हारा मन करे तो देखने जरूर आना। फिर मिलते हैं। सेरिजावा शर्म के मारे तेजी से भाग जाती है। नात्सुओ बोलता है, जरूर, बाद में मिलते हैं। फिर सेरिजावा मन में बोलती है, वो बहनों वाला पूरा किस्सा सुनकर मैं उसे नफरत करने ही वाली थी, पर कोई फायदा नहीं, मैं चाहकर भी उसे नफरत नहीं कर सकती। सेरिजावा मन में बोलती है, जब भी वो मेरी तरफ ऐसे मुस्कुराता है तो मुझे लगता है कि मैं अपना आपा खो दूंगी। फिर हीना रुई से बात करती है। रुई बोलती है, हे हीनानी, मैं बोल रही हूँ। हीना बोलती है, हे रुई, सब कैसा चल रहा है? रुई बोलती है, सब ठीक है। हीना बोलती है, क्या आज तुम्हारी छुट्टी है? रुई बोलती है, नहीं, मैं बस अपने लंच ब्रेक पर हूँ। मैं सोच रही थी कि नात्सुओ का क्या हाल है। क्या सोच रही हो हिनानी? फिर हिना बोलती है, हाँ, वो अब उतना परेशान नहीं है जितना रिलीज वाले दिन था, पर वो अभी अपनी अगली कहानी शुरू करने के लिए उतना तैयार भी नहीं दिख रहा, समझी तुम? वो जरूर इस सब से अंदर से काफी टूट गया होगा। मैं समझ सकती हूँ। हिनानी, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकती हूँ? क्या तुम नात्सुओ को कहीं बाहर ले जा सकती हो ताकि उसका दिमाग इन सब बातों से थोड़ा हट सके? ये चैप्टर 204 है और नाम है फैमिली ट्रिप। ये चैप्टर वॉल्यूम 21 का लास्ट चैप्टर है। रुई बोलती है, उसे कुछ वक्त पहले भी एक बहुत बुरा लिखने में रुकावट आया था,
तब मैं उसे हाइकिंग पर ले गई थी और ऐसा लगा कि उससे उसे कुछ नया लिखने की इंस्पिरेशन मिली। तो मुझे लगा एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। मैं उसे अगली कहानी शुरू करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती, पर तुम समझ रही हो ना? हीना बोलती है, तुम सच में मुझसे ये काम करवाना चाहती हो? रूही बोलती है, अगर तुम कर सकती तो तुम खुद उसे कहीं ले जाती है ना? हीना बोलती है, फिक्र मत करो, हम लोग भी नत्सुओ को उनके लिए कुछ करने का सोच ही रहे थे। मैं कल मम्मी से इस बारे में बात करूंगी। मुझे लगता है एक छोटी सी फैमिली ट्रिप से उसका दिमाग ताज़ा हो जाएगा। हीना बोलती है, करुइजावा या इजू की ट्रिप कैसी रहेगी? रूही बोलती है, सुनने में अच्छा लग रहा है, शुक्रिया हिनानी। हाईवे का नज़ारा जहाँ कार जा रही है। फिर हिना बोलती है, वाओ, समुद्र कितना सुंदर है, क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ? मम्मी बोलती है, थोड़ी सी ही खोलना, बहुत ठंड है। हिना बोलती है, ठीक है, हवा बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी बोलती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहोगे? हिना बोलती है, नात्सुकुन? नात्सुओ बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। मम्मी बोलती है, समुद्र को भूल जाओ, हमारे सामने अभी पहाड़, झरने, चिड़ियाघर और एक शानदार होटल में रुकना बाकी है। नात्सुओ हंसते हुए बोलता है, क्या आपको लगता है आपने एक ही दिन में बहुत सारी चीजें भर दी हैं? मम्मी बोलती हैं, अरे जब ट्रिप पर आई हैं तो पूरी मौज मस्ती क्यों ना करें? वैसे भी ट्रिप्स का मकसद ही यही होता है कि रोज रोज की भाग दौड़ और परेशानियों को भूलकर खुलकर जिया जाए, है ना? फिर सीन चेंज होता है। पूरी फैमिली एक खुले मैदान में घूम रही है जहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं। फिर मम्मी एक जानवर को देखकर बोल रही हैं, हीना देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है। हीना शर्माते हुए बोलती है, मैं इतनी देर तक बाथ टब में नहीं पड़ी रहती। फिर सब लोग एक वाटरफॉल के पास खड़े हैं और पापा फोटो खिंचा रहे हैं। वो लोग एक पुराने ब्रिज पर भी घूमने जाते हैं। फिर सब लोग होटल के अंदर पहुंचते हैं, जो बहुत बड़ा और सुंदर है। हीना बोलती है, वाओ, ये कितना सुकून भरा है। हीना मम्मी के कान में बोलती है, इतना बड़ा घर बुक करने में तो बहुत सारे पैसे लगे होंगे, है ना? मम्मी बोलती है, अरे ये सब मेरे प्यारे बेटे के लिए है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा खर्च कर दिया। नात्सु बोलता है, इसमें दूसरी मंजिल भी है। मम्मी बोलती है, सोने के कमरे ऊपर की तरफ हैं। पापा बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2 बेडरूम्स हैं। हिना बोलती है, तो क्या प्लान है? मैं और मम्मी एक कमरे में और नात्सुओ कुन और पापा दूसरे में। मम्मी बोलती है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। फिर मम्मी का फ़ोन बजता है। मम्मी बोलती है, हेलो, हाँ, क्या? हाँ, हे भगवान, ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचती हूँ। हिना बोलती है, क्या हुआ? पापा बोलते हैं, किसने फ़ोन किया था? मम्मी बोलती है, ऑफिस से था, लगता है मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट खराब निकला है और उसे तुरंत वापस मंगवाना पड़ रहा है। पापा बोलते हैं, कौन सा वाला? मम्मी बोलती है, बॉडी क्रीम वाला प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा कि फ़ोन्स लगातार बज रहे हैं, मुझे फ़ौरन वहाँ पहुँचना होगा। पापा बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, एक सब कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते इसका असर मेरी कंपनी पर भी पड़ेगा। मम्मी बोलती है, सॉरी बच्चों, हमें अभी निकलना होगा, तुम दोनों यहीं रुको और मज़ा करो। मम्मी बोलती है, कल ट्रेन से घर वापस आ जाना, ठीक है? नत्सु हैरान होकर बोलता है, हाँ, मुझे नहीं पता था कि पापा की कंपनी मम्मी के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है। वैसे यहाँ काफ़ी जल्दी शांति हो गई है ना? हिना बोलती है, हाँ, 1 मिनट रुको, तो इसका मतलब है? हीना मन में बोलती है, इसका मतलब है हम दोनों पूरी रात इस होटल में अकेले हैं। हमारी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं। हीना को वो पुराने पल याद आते हैं जब वो और नात्सुओ एक दूसरे के करीब थे। हीना मन में बोलती है, मैं रूही को क्या बताऊंगी? नात्सुओ बोलता है, कुछ गड़बड़ है क्या? हीना बोलती है, नहीं, कुछ भी तो नहीं। हीना मन में बोलती है, खैर, वैसे भी हम अलग अलग कमरों में सोने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना? फिर दोनों डिनर के लिए बैठते हैं, जहां बहुत सारा शानदार खाना लगा हुआ है। हीना बोलती है, वाह, कितना शानदार है। एक वेटर उन्हें खाना परोस रही है और बाहर रात का नजारा दिख रहा है। ये खाना बाकी इंस के मुकाबले काफी अलग और नया है। नात्सुओ बोलता है, शायद उन्होंने कमरे के हिसाब से मेन्यू को थोड़ा बदल दिया है। हीना बोलती है, मुझे रूही को एक फोटो भेजनी चाहिए, वो पक्का कहेगी कि तुमने मेरे बिना ये सब खाया। ये तो नाइंसाफी है। तुम्हें पता है, ये आज की ट्रिप असल में रूही का आइडिया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा हल्का हो सके। वो तुम्हारे लिए सच में बहुत परेशान थी। हम सब भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे। हमें उम्मीद थी कि ये ट्रिप तुम्हें थोड़ा खुश कर देगी। नात्सुओ थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब है आप सबको मेरी वजह से इतनी फिक्र करनी पड़ी। हीना बोलती है,
तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नात्सुओ बोलता है, मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे खुश करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पर साथ ही मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। हिना बोलती है, असल में मैं हूं जिसे बुरा महसूस होना चाहिए। मेरा मतलब है वो सारा तमाशा पूरी तरह मेरी गलती थी। नात्सुओ बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं था। हिना बोलती है, जब मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे बिस्तर के पास बैठी थी, मैंने सोचा कि जब से हम मिले हैं, मैंने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को मुश्किलों में ही डाला है। मुझे शायद कभी वापस घर नहीं आना चाहिए था। मैं पक्का नहीं कह सकता कि दर्द और मुसीबत हमेशा बुरी ही होती हैं। आप लोग मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा ये कहना थोड़ा अजीब है, पर क्या आपको सच में लगता है कि बिना किसी दर्द के जिंदगी गुजारने से खुशी की गारंटी मिलती है? मेरा मतलब है, हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है ना? कभी कभी ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया मुझ पर टूट रही है, पर मुझे यह भी लगता है कि हर दर्द भरे एक्सपीरियंस ने मुझे बेहतर बनने में मदद की है। हर अच्छी और बुरी चीज ने मुझे एक समझदार इंसान बनने के करीब ढकेला है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि अगर हम कभी ना मिले होते तो चीजें बेहतर होती ही ना। नहीं, एक बार भी नहीं। प्लीज ऐसा मत कहिए कि मुझे कभी घर नहीं आना चाहिए था। आप तो मुझे रुला देंगे। फिर हिना बोलती है, मैं समझ गई, माफी चाहती हूं और शुक्रिया। ओ अरे रे, हमें इतने अच्छे खाने को ठंडा नहीं होने देना चाहिए, है ना? नात्सुओ बोलता है, बिल्कुल सही कहा, चलिए खाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हिना नहा रही है। फिर हिना आकर बोलती है, नात्सुओ कुन, अब तुम नहा सकते हो। वो खुले में नहाने का एक्सपीरियंस कमाल का था। बाहर इतनी ठंड है इसलिए गर्म पानी और भी बेहतर लग रहा था। नात्सुओ बोलता है, ओ ठीक है। हिना बोलती है, मैं थोड़ी देर के लिए लाउंज जा रही हूं कुछ पीने के लिए, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? नात्सुओ बोलता है, जरूर। होटल का लाउंज, जहां बार और बैठने की जगह है। हिना बार पर बैठकर ड्रिंक ले रही है। फिर हिना मन में बोलती है, अगर मैं ऐसे ही थोड़ी दूरी बनाए रखती हूं तो मेरे दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे। इससे उसे रूई को फोन करने का मौका भी मिल जाएगा। भगवान, मैं कितनी अच्छी बड़ी बहन हूं ना, सच में। फिर हिना थोड़ा रोते हुए बोल रही है, दुनिया की सबसे अच्छी बहन वो मैं हूं। रोना बंद करो और ड्रिंक्स पियो। फिर बारटेंडर बोलता है, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूं मिस? हिना बोलती है, ओह, क्या आप कॉकटेल्स बनाते हैं? बारटेंडर बोलता है, जी बिल्कुल। हिना बोलती है, तो मैं एक हाईबॉल लूंगी। कुछ भी चलेगा। बारटेंडर बोलता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये एक फ्रोजन फ्रूट बॉल हाईबॉल है। हिना बोलती है, वाओ, ये कितना क्यूट दिख रहा है। ये सच में बहुत अच्छा है। बारटेंडर शुक्रिया बोलता है। फिर हिना बार से निकलती है और हिना नशे में है। हिना बोलती है, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। वो बारटेंडर कमाल के कॉकटेल्स बनाना और बेचना जानता है। हिना लड़खड़ाते हुए कॉटेज की तरफ वापस जा रही है। फिर हिना अपने स्वेटर में मुंह छुपाकर उसकी स्मेल सूंघती है। फिर बोलती है, मुझे लगता है नहाकर ब्रश कर लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सुबह मेरी सांसों से शराब की बू आए। नात्सुओ फोन पर बोलता है, ठीक है, बाद में बात करते हैं, गुड नाइट। नात्सुओ ने शायद रूई से अपनी बात पूरी कर ली है। नात्सुओ मन में बोलता है, मुझे लग रहा था कि रूई मुझसे दूर जा रही है, पर वो तो पूरे वक्त मेरे लिए परेशान थी। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। ठीक है, अब सोने का वक्त हो गया है। दिन भर घूमने की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हिना ने ऐसा सोच रही थी। फिर नात्सुओ को हिना की वो बात याद आती है कि उसे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। नात्सुओ मन में सोचता है, सच तो ये है कि ये सब मेरी गलती है। फिर अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। नात्सुओ अपने कंबल से बाहर निकलकर देखता है। फिर नात्सुओ बोलता है, हिनानी, आपका कमरा तो उधर। फिर हिना नशे की हालत में नात्सुओ के कमरे में आ गई है। फिर देखते हैं हिना उसके कमरे में आ जाती है और नात्सु हैरान रह जाता है। गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बाय गाइज। और गाइज, मुझे बोलना ना पड़े तो खुद कर दिया करो सब्सक्राइब और शेयर, बस तुमसे और कुछ नहीं बोलता।